Hi friends, welcome back. I am Mohammad Ziauddin from ZL Learn English झंझारपुर। दोस्तों, कल का जो हमारा लेसन था वो था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, उसके क्या डिफिनेशन है, क्या इंट्रोडक्शन और परिभाषा है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के परिभाषा में कल हमने ये पढ़ा था कि इंग्लिश के अंदर जितनी भी वर्ड होते हैं उन तमाम को कार्य और प्रयोग के अकॉर्डिंग जो बांटा जाता है, विभाजन किया जाता है, उसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और कल मैंने ये भी बतलाया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को कुल 8 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 नॉन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 वर्ब, नंबर 4 एडजेक्टिव, नंबर 5 एडवर्ब, नंबर 6 प्रीपोजिशन, नंबर 7 कंजक्शन और नंबर 8 इंटरजेक्शन। तो इनमें से 4 को हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। यानी कि नॉन को हम पढ़ चुके हैं, प्रोनाउन को पढ़ चुके हैं, एडजेक्टिव को पढ़ चुके हैं और वर्ब को पढ़ चुके हैं। यानी इन तमाम की जो परिभाषा थी हमने उसको बतला दिया। आज जो हम बात करेंगे वो होगा एडवर्ब के बारे में, यानी क्रिया विशेषण के बारे में, और 6ठे नंबर पे प्रीपोजिशन यानी संबंध सूचक के बारे में आज डिस्कस करेंगे, और 7वें नंबर पर जो है वो है कंजक्शन यानी संयोजक, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और 8वें नंबर पर जो है इंटरजेक्शन, इसके बारे में हम यानी कि विस्मयादि बोधक, यानी इन 4 के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इन 4 के बारे में मुकम्मल हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों आइए आज हम उन 4 के बारे में बात करेंगे जो पढ़ाना बाकी है। तो 4 के बारे में बातें हो गई, यानी कि नॉन के बारे में बात हो चुकी है, प्रोनाउन के बारे में बात हो चुकी है, एडजेक्टिव के बारे में बात हो चुकी है, वर्ब के बारे में बात हो चुकी है, यानी उसको ब्रीफ में ले चुके हैं। अब 5वें नंबर पे है एडवर्ब। क्या है एडवर्ब? जिसको हम हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। उसका जो इंट्रोडक्शन है, उसकी जो परिभाषा है वो है द वर्ड विच मॉडिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव, एन अनदर एडवर्ब और ए फुल सेंटेंस। यानी कि ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की यानी कि क्रिया की, एन एडजेक्टिव या किसी विशेषण की, या दूसरे एडवर्ब यानी दूसरे क्रिया विशेषण की, या पूरे वाक्य की जो विशेषता बतलाता है उसी को हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें कि यहाँ पे एक सेंटेंस है। क्या है? सेंटेंस है कि ही इज वॉकिंग स्लोली। क्या है? ही इज वॉकिंग स्लोली। 1 मिनट। तो यहाँ पे है सेंटेंस ही इज वॉकिंग स्लोली, कि वो धीरे धीरे चल रहा है, यानी कि घूम रहा है, तफरीह कर रहा है। तो यहाँ पे स्लोली जो है इस सेंटेंस के अंदर, स्लोली जो है ये एज ए एडवर्ब यूज हुआ। कैसे यूज हुआ है? एज ए एडवर्ब। कैसे एडवर्ब हुआ? तो आपने इसकी जो यानी परिभाषा पढ़ी थी वो ये था कि ऐसा वर्ड यानी ऐसा शब्द जो वर्ब की या एडजेक्टिव की या दूसरे एडवर्ब की या पूरे वाक्य की विशेषता बतलाता है, तो उसमें से एक वर्ब की भी है, यानी कि जो वर्ब की भी विशेषता बतलाता है उसको भी हम एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे आप गौर कीजिए, पहले एक जनरल सेंटेंस था कि ही इज वॉकिंग, वो चल रहा है, वो तफरीह कर रहा है, वो घूम रहा है, ठीक है। लेकिन स्लोली आकर के इस वॉकिंग की विशेषता बतलाता है। क्या बतलाता है? विशेषता बतलाता है कि यहाँ पे जो इंसान है, यहाँ पे जो एक मनुष्य है, उसके जो चलने का अंदाज था वो धीरे धीरे था, यानी कि स्लोली था। तो आई होप कि ये क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब आइए 6ठे नंबर पे। 6ठे नंबर पे है प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन किसको कहते हैं हिंदी में? संबंध सूचक को। किसको कहते हैं? संबंध सूचक को। उसका जो इंट्रोडक्शन है वो ये है कि द वर्ड which comes before noun or pronoun and shows its relation with other words in a sentence। यानी कि ऐसा वर्ड, ऐसा शब्द जो किसी नॉन या प्रोनाउन से पहले आकर के, ठीक है, वो दूसरे वर्ड के साथ एक रिलेशन कायम करता है, एक ताल्लुक कायम करता है किसी भी सेंटेंस के अंदर, तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। फिर से मैं समझा देता हूं कि ऐसा शब्द यानी कि ऐसा वर्ड जो कोई नॉन या प्रोनाउन से पहले आए और उस नॉन और प्रोनाउन से पहले आकर के उसका ताल्लुक दूसरे वर्ड के साथ करा दे किसी भी सेंटेंस के अंदर, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रीपोजिशन कहेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, एक एग्जाम्पल मैंने लिया है,
योर बुक इज ऑन द टेबल, यानी कि तुम्हारी पुस्तक, तुम्हारी किताब टेबल के ऊपर है। क्या, कहाँ है? टेबल के ऊपर है। तो यहाँ पे ऑन जो है, ऑन, ये क्या चीज है? ये एज ए प्रीपोजिशन यूज हुआ इस सेंटेंस के अंदर। ठीक है, प्रीपोजिशन क्यों यूज हुआ? तो इसकी परिभाषा आपने पढ़ी थी कि किसी नॉन या प्रोनाउन से पहले हो, यानी कि प्रीपोजिशन ऐसा शब्द है जो कोई नॉन या प्रोनाउन से पहले हो। तो यहाँ पे टेबल क्या है? ये नॉन है, तो इससे पहले है ऑन, समझ गए? और वो अपना ताल्लुक, ठीक है, किसी दूसरे वर्ड के साथ करा दे तो इसका ताल्लुक इसने इसके साथ कराया। ठीक, यानी किसी भी सेंटेंस के अंदर जब वो प्रीपोजिशन जो होता है वो एक वर्ड का ताल्लुक दूसरे वर्ड के साथ करा दे तो उसी को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। देखिए, थोड़ी देर के लिए हम इसको नहीं मानते हैं, इसको हटा देते हैं, तो इसका मीनिंग हमें समझ में नहीं आ पाएगा। जैसे योर बुक इज द टेबल, यानी कि तुम्हारी किताब टेबल है, इसका कोई भी मतलब समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब हमने ऑन लगा दिया, ऐसे केस में जबकि हमने ऑन लगाया, तो ऐसे हालत में, ऐसे सिचुएशन और कंडीशन में इसका माने हो जाता है योर बुक इज ऑन द टेबल, यानी कि तुम्हारी किताब, यानी तुम्हारी पुस्तक टेबल के ऊपर है। तो गोया के ये ऑन आकर के इस टेबल का ताल्लुक पहले वाले से करा दिया कि जो किताब है वो टेबल के ऊपर है। अब आइए सातवें नंबर पे। सातवें नंबर पे है कंजक्शन। क्या है? कंजक्शन, जिसको हम संयोजक कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजक। और उसकी जो परिभाषा है, द वर्ड विच एड्स टू वर्ड्स और सेंटेंसेस, यानी कि ऐसा शब्द, ऐसा वर्ड जो दो वर्ड्स को, यानी दो शब्द को या सेंटेंसेस को, यानी वाक्य को जोड़ने का काम करता है, ऐड करता है। यहां पे एग्जांपल के तौर पे आप देखें कि शीला एंड मीना, ठीक है, तो यहां पे एंड जो है ये जोड़ने का काम किया। किसका काम किया? जोड़ने का। और ये एंड इस सेंटेंस के अंदर एज ए कंजक्शन यूज हुआ। कैसे यूज हुआ है? एज ए कंजक्शन। अब देखिए कि ये कैसे हुआ कंजक्शन। तो यहाँ पे शीला एक नाम है, मीना भी एक नाम है, यानी कि एक वर्ड है, एक वर्ड है, अलग अलग वर्ड है। अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं, तो ये शीला एंड मीना, यानी एंड की वजह से जो एक फासला हो रहा है बीच में, एक गैपिंग मिल रहा है, स्पेस मिल रहा है, वो हमारा ख़त्म हो जाएगा और इसका मीनिंग हो जाएगा कि शीला मीना एक ही इंसान है। ठीक है, बट यहाँ पे शीला और मीना ये अलग अलग इंसान हैं। शीला ये अलग गर्ल है और मीना ये अलग गर्ल है। इसी वजह से एंड हमने लगाया और एंड लगा करके हमने ये एक्सप्रेस किया कि शीला जो है, मीना जो है, ये एक इंसान नहीं है, एक इंसान का नाम नहीं है, बल्कि ये अलग अलग गर्ल यानी अलग अलग इंसान का नाम है। तो कुल मिलाकर ये बात सामने आई कि शीला और मीना के दरमियान जो एंड आया है, इन दोनों को एंड ने जोड़ दिया, यानी शीला को और मीना को एंड ने जोड़ने का काम किया। दो वर्ड को एक साथ जमा कर दिया है और ये स्पेस बनाया कि शीला ये अलग इंसान है और मीना ये एक अलग इंसान है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आइए 8वें नंबर पे, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट यानी हिस्सा है, यानी पार्ट है, वो है इंटरजेक्शन। क्या है? इंटरजेक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? विस्मयादि बोधक। तो इसकी जो परिभाषा है, उसका जो इंट्रोडक्शन है, द वर्ड विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सरप्राइज, सोरो, जॉय, इटीसी, यानी कि ऐसा शब्द, द वर्ड, ऐसा शब्द, विच इज यूज्ड, जो प्रयोग किया जाता है, टू एक्सप्रेस सरप्राइज, आश्चर्यजनक बातों को प्रकट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, जाहिर करने के लिए, सोरो या गम, यानी जब हमें कोई बात सुनते हैं तो उस वक्त गमी होती है, तो ऐसा वर्ड जो इन तमाम चीज़ों को एक्सप्रेस करता हो, प्रकट करता हो। इसी तरीके से जॉय हो गया, ठीक, खुशी के मौसम में, तो इन तमाम को हम क्या कहते हैं? इन तमाम को हम इंटरजेक्शन कहते हैं, यानी कि विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिया है, ब्रेवो, वेल डन। जब कोई इंसान कोई अच्छा काम करता है, बेहतर काम करता है, तो ऐसे वक्त में हम बोलते हैं वेल डन। जैसे कोई एग्जाम में पास किया, उस वक्त क्या कहते हैं? या कांग्रेचुलेशन, वेल डन। तो जब ये वर्ड जो होते हैं, ऐसा वर्ड जो सरप्राइज यानी कोई आश्चर्यजनक बातें सुनते हैं, ताज्जुब करने वाली बातें सुनते हैं, तो ऐसे मौसम कर क्या हो गया,
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ये मिसाल फिट कर सकते हैं, जैसे कहीं को किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो जब अचानक आपके कानों में ये बात आती है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो उस वक्त में आपके अंदर से एक आह निकलती है, जो वो आह निकलती है उसी को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। तो आप लोग इन तमाम को समझ गए होंगे। आइए अब शुरू से हम शॉर्टकट में लेकर के चलते हैं, शुरू से पार्ट्स ऑफ स्पीच से लेकर के जो आखिरी है उसकी परिभाषा से लेकर के उसके जितने भी पार्ट हैं उसको मैं शॉर्टकट में बतला देता हूं, ताकि कल से आपको आसानी हो समझने में। देखिए, सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसको कहते हैं, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की परिभाषा यानी उसकी इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं ऐसे वर्ड को, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कि इंग्लिश में जितने भी वर्ड है, यानी अंग्रेजी लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश ज़बान के अंदर जितने भी वर्ड हैं उन तमाम को कार्य यानी कार्य और प्रयोग के अकॉर्डिंग जो बांटा गया है, जो विभाजन किया गया है, उसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब आइए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्गीकरण 8 भागों में रखें, यानी उसको जो बांटा गया है वो 8 जगहों में बांटा गया है। पहला है नॉन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन, सातवां कंजक्शन और आठवां इंटरजेक्शन। नॉन कहते हैं कि किसी भी चीज़ का नाम हो। प्रोनाउन कहते हैं कि ऐसा वर्ड जो किसी नॉन की जगह पे इस्तेमाल हो, यानी कि संज्ञा की जगह पे इस्तेमाल हो। उसके बाद एडजेक्टिव कहते हैं जो नॉन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता हो, ठीक। और वर्ब कहते हैं जो हमें किसी चीज़ के बारे में एक्शन या उसकी स्टेट को, अवस्था को बतलाता हो। इसी तरीके से वो एडवर्ब हो गए, जैसा कि आज ने पढ़ाया। एडवर्ब किसको कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं कि ऐसा वर्ड जो किसी वर्ब की या एडजेक्टिव की या किसी दूसरे एडवर्ब या पूरे वाक्य की जो विशेषता बतलाता है उसको हम एडवर्ब कहते हैं, जैसा कि मैंने एग्जांपल देकर के समझा दिया। इसी तरीके से प्रीपोजिशन हो गए। प्रीपोजिशन किसको कहते हैं? जिसको, जैसा कि मैंने आज पढ़ाया कि ऐसा वर्ड जो नॉन या प्रोनाउन से पहले आकर के अपना ताल्लुक को दूसरे वर्ड के साथ किसी भी सेंटेंस के अंदर कर दे, उसी को हम क्या कहते हैं? अब आइए 7वें नंबर पे। तो 7वें नंबर पे है कंजक्शन, यानी कि ऐसा वर्ड जो दूसरे वर्ड या दूसरे सेंटेंस के साथ को ऐड कर देता है। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा शीला एंड मीना, तो यहाँ पे एंड आकर के मीना और शीला को एक साथ ऐड कर दिया। अब 8वें नंबर पे आइए। 8वें नंबर पे इंटरजेक्शन, यानी कि विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक अब किसको कहते हैं? कि ऐसा वर्ड जो सरप्राइज यानी आश्चर्यजनक बात को जो सुन करके हमें हमारी ज़बान से एक वर्ड निकलता है, उसको जो एक्सप्रेस करने के लिए, प्रकट करने के लिए जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरीके से शोर यानी गम के मौसम में या खुशी के मौसम में जो वर्ड हमारी ज़बान से निकलती है किसी बात को सुन करके, तो उसी को हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो गई। इसके बाद जो अगला लेसन होगा, हम तमाम को एक एक करके, यानी नॉन से लेकर के इंटरजेक्शन तक जितने भी है तमाम को एक एक करके लेंगे और उसको डिटेल में कवर करेंगे। जब तक के लिए इतना ही। मैं तमाम दोस्तों से और फ्रेंड्स से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी शख्स, जो भी आपके दोस्त अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। विश यू ऑल द बेस्ट। घर में रहें, खुश रहें, आबाद रहें। स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।